हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। तो पार्ट 3 है पदार्थों का पृथक्करण। पार्ट 2 में हम लोगों ने पदार्थों के गुणों के बारे में जाना था। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, इन सब के बारे में पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। आज पदार्थों के पृथक्करण के बारे में पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी द्वारा पृथक किया जाता है, जिसे हम लोग छन्नी कहते हैं, उसे चालनी भी कहा जाता है। तो जब चाय बनाते हैं तो उसी छन्नी से चाय को छाना जाता है, जिससे जो चाय की पत्तियां हैं वो उसी छन्नी में रह जाती हैं और चाय जो है वो नीचे कप में इकट्ठी हो जाती है। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक कटोरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। ये जो लेसन है इससे 3.1 के कॉलम में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। यहाँ ये सारणी दी गई है, इसके बारे में बताया जा रहा है। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित तथा हानिकारक अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव, गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है। अब पृथक्करण की विधियां बताई गई है, तो इन विधियों से एक प्रश्न जो है हमेशा ही पूछा जाता है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। लिखा है, अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। क्रियाकलाप 2 में लिखा है, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्य कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्य कण, अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इनसे पृथक कीजिए। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर
तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। जैसे चावल में कंकड़ होते हैं तो उनको हस्त चयन विधि से यानी हाथ से एक एक करके निकाल दिया जाता है, तो इसी विधि को हस्त चयन विधि कहते हैं। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। इस चित्र में देख सकते हैं कि अनाज से पत्थर के टुकड़ों का हस्त चयन। अनाज में पत्थर के टुकड़े हैं और उनको हाथ से बाहर निकाला जा रहा। अब जानते हैं थ्रेसिंग के बारे में। अभी हस्त चयन के बारे में जाना, अब थ्रेसिंग के बारे में जान देते हैं। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्य कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्य कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। जो फल होते हैं उनको तो हाथ से तोड़ लिया जाता है, लेकिन जो गेहूं, धान ये पौधों में लगते हैं तो इनको हाथ से नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। आगे लिखा है, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। यानी जो सूखे पौधे होते हैं गेहूं के, धान के, इनसे अनाज को अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। तो अब आधुनिक युग है तो अब ये काम जो है मशीनों द्वारा ही किया जाता है। पुराने ज़माने में इनको बैलों की सहायता से किया जाता था। कम अनाज होता था तो किसान डंडियों को पीट कर अन्य कणों को पृथक करते थे, लेकिन अब ये काम मशीनों द्वारा ही किया जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं थ्रेसिंग इसमें दिखाया जा रहा है। अब क्रियाकलाप 3 में देख लेते हैं। तो अभी 2 पढ़े, एक तो हस्त चयन पढ़ा और एक थ्रेसिंग पढ़ा। अब आप में निष्पावन के बारे में लिखा है, तो चलिए निष्पावन के बारे में जानते हैं। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के आमाप समान है? क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या कोई वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसों को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते। इस चित्र में आप देख सकते हैं जब गेहूं में भूसा मिला होता है तो इस प्रकार से ऊंचे स्थान पर खड़े होकर ये सूप है जिसमें ये गेहूं रखे हैं और हवा की दिशा में जिस तरफ हवा जा रही है
तो उस तरफ भूसा इकट्ठा होगा, क्योंकि भूसा जो है वो गेहूं से हल्का होता है और गेहूं जो है नीचे इकट्ठा हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा है, ये भूसा जो है ये उड़कर इस तरफ जा रहा है, ये गेहूं इकट्ठा हो गया यहाँ पर, ये सूप है और ये हवा की दिशा है और हवा की दिशा में ही इसको उड़ाना है। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफार्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। तो निष्पावन के बारे में जान लिया कि हवा की दिशा में अनाज को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, जिसमें अनाज जो है वहीं इकट्ठा हो जाता है, जबकि भूसा हवा के साथ दूर गिरता है क्योंकि वो हल्का होता है। तो ये निष्पावन विधि कहलाती है। अब समझते हैं चालन के बारे में। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा ये तो प्रतिदिन ही आप देख सकते हैं कि आटे को जब छाना जाता है तो जो चोकर होता है वो चालनी में इकट्ठा हो जाता है और जो आटा होता है वो नीचे निकल जाता है। तो यही लिखा है, प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। आप लोगों ने भी देखा होगा जब घर का बनता है तो ये बड़े बड़े जो रेत है और उनको छाना जाता है, क्योंकि इनमें जो पत्थर होते हैं उनको निकाल कर अलग कर दिया जाता है। तो यही इस चित्र में छपा है, चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थर को रेत से पृथक किया जाता है। अब क्रियाकलाप 4 में पढ़ते हैं क्या बताया गया है। कक्षा में एक चालनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक, पाउडर तथा आटा को पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के 2 ऐसे अवयवों जिनकी आमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन के बारे में। तो लिखा है, कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करती हैं? प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। यानी चावल और दाल जब उनको धुलते हैं और जो बर्तन होता है उसको थोड़ा सा तिरछा करते हैं तो जो अशुद्धियां हैं वो भी जल के साथ बाहर निकल जाती हैं। जो उसमें चावल पर चिपकी हुई धूल और मिट्टी होती है तो वो जल में घुल जाती है और वो जल के साथ बाहर निकल जाती है, जबकि चावल जो है वो तली में नीचे बैठ जाते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो यानी जो भारी अवयव होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, इसको अवसादन कहते हैं, और मिट्टी को जल सहित बाहर निकालने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। दोनों को याद रखिएगा। अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनमें
अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे पृथक पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल में पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखें, क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अम्लीय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्रियाकलाप 5। तालाब या नदी का पंकिल जल मोजिए। पंकिल मतलब मटमैला जल। यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदित करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दिखाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते, फिल्टर पत्र पर ही रह जाते। यानी चाय को जब छाना जाता है तो जो उसमें अशुद्धियाँ यानी चाय की जो पत्तियाँ होती हैं वो छन्नी में एकत्रित हो जाती हैं, तो उसे निस्यंदन कहा जाता है। इस क्रिया को निस्यंदन कहा जाता है। अब जल में जब कोई अशुद्धियाँ यानी मिट्टी जब मिली होती है तो पहले क्या किया जाता है, मिट्टी को उसमें नीचे बैठने दिया जाता है। उसके बाद उसको कपड़े से छान सकते हैं या फिर फिल्टर पत्र से छान सकते हैं। लेकिन अगर इसे छन्नी से छाना जाएगा तो जो मिट्टी है उसमें मिली हुई वो जल से अलग नहीं होती। आगे लिखा है, साधारणतया फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से
कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। अब जैसे जूस पीते हैं तो जूस निकालते हैं तो इसमें फल के बीज मिल जाते हैं, तो उसको निस्यंदित किया जाता है, छन्नी से छाना जाता है। ऐसे ही जब पनीर बनाया जाता है तो उस कच्चे दूध में नींबू मिलाया जाता है, तो जो पनीर के ठोस कण अलग हो जाते हैं और द्रव का मिश्रण अलग होता है। अब क्या करते हैं, इसको कपड़े से छानते हैं या छन्नी से छानते हैं और इसको इस प्रकार से पृथक किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं वाष्पन के बारे में। तो चलिए वाष्पन के बारे में पढ़ लेते हैं। एक बीकर में थोड़ा सा जिताया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबलकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। यानी कि जल में जब नमक मिला देंगे और इसको गर्म करेंगे तो वाष्पन प्रक्रिया होगी, और जो वाष्पन होगा तो जल है वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा और बीकर की तली में नमक एकत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से नमक समुद्रों से प्राप्त किया जाता है। बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाई जाती हैं, उनमें समुद्र का जल भर दिया जाता है। सूर्य के प्रकाश में जल गर्म होता है और वाष्पन द्वारा धीरे धीरे उड़ जाता है, और जो नीचे लवण बचता है उसी से साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। ये देख सकते हैं आप इस चित्र में समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। अब आगे बढ़ते हैं पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। चलिए उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं क्रियाकलाप 7 में क्या बताया गया है। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्त चयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं है। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसके निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलती देखते हैं? इस चित्र में देख सकते हैं। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जैसा इस चित्र में दर्शाया गया है बिल्कुल वैसा ही करना है। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। यानी जल वाष्प से उसकी
द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन तथा वाष्पन और संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या में उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई, उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी। ये जो क्रियाकलाप है इनमें जो विधियां बताई गई है इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। तो अभी निस्तारण, निस्यंदन, निष्पापन, वाष्पन, संघनन, हस्तचयन, थ्रेसिंग इन सब के बारे में जान लिया है। आगे और देखते हैं क्या बताया गया है।